भारत में गर्मियां हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती है और हर आने वाले साल में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो पिछले साल राजस्थान के बाड़मेर में ये टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड पे पहुंचा था और यही तापमान चुरू में सबको आश्चर्यचकित कर देता है जब ये 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस बढ़ती हीट के कारण पिछले साल जून तक देश भर में 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 40,000 से ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। अगर सच पूछा जाए तो हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हमारे शहर तपती हुई भट्टी बन चुके हैं और ये तपन सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गई, अब गांव भी गर्म हो चुके हैं। ये वाकई में एक प्रॉब्लम है, एक प्रेसिंग इशू है जिस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है और जिसके कोई समाधान नहीं ढूंढना चाह रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये एक्सट्रीम हीट इवेंट्स 45 गुना ज्यादा हो गए हैं। एक टाइम था जब लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए पहाड़ों पर चले जाते थे। शिमला, मनाली, नैनीताल, ये सारी जगह लोगों का समर एस्केप होते थे कि गर्मियों से बच जाएंगे, कुछ समय ठंडी वादियों में बिताएंगे। लेकिन आज वही पहाड़ जल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर भीषण आग लगी हुई है, जंगल जल रहे हैं। आग से बड़ा भुई पंचायत इलाके के लोगों में दहशत। वो राज्य जहां पर पहाड़ हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 1300% और कश्मीर में 2822% से फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं। गर्मियों के कारण बढ़ते इन फॉरेस्ट फायर्स में सडन इंक्रीज बहुत अलार्मिंग है। इससे लोगों की जान को खतरा तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये जलते जंगल बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं, जिससे एनवायरमेंट और गर्म होता है। हमने इसका एक वर्स्ट केस इसी साल जनवरी में यूएस के एक जलते हुए शहर में देखा, लॉस एंजलिस। जब वहां के जंगलों में लगी आग की वीडियो फुटेजेस सर्कुलेट हुई तो वो किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था, पर डरने वाली बात यह है कि हकीकत में हो रहा था। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस बढ़ती गर्मी का और उस बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव का। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो देश में भीषण गर्मियां आपको हर साल देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं और अंत में इनके समाधान क्या हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। समर्स में हम में से अधिकतर लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाते हैं शिमला या मनाली जैसे हिल स्टेशंस। लेकिन मैंने कहा कि शायद क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि गर्मियों में ये हिल स्टेशंस भी गर्म हो रहे हैं। सुना था शिमला में ठंड होगा, पर उतना ठंड तो नहीं है, ज्यादा गर्मी है। देख रहे हैं हम छाते पकड़ के घूम रहे हैं। ये वो जगह है जहां पहले एसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, लेकिन आज इन्हीं जगह पर लोग एसी लगा रहे हैं जगह को ठंडा करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हमारे प्यारे कश्मीर की वादियां जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, वहां पर भी इस बढ़ती गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर अब स्नोफॉल कम हो रही है। धीमे धीमे जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे हैं और जब बर्फ नहीं गिर रही है तो जो पानी के नेचुरल सोर्सेस थे जैसे झील, झीरियां और नदियां, वो भी सूखते जा रही है। डल लेक को तो कौन नहीं जानता है। डल लेक जैसी आइकॉनिक वाटर बॉडीज का वाटर लेवल भी अब डिक्लाइन हो रहा है। वाटर क्राइसिस अब सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, ये कश्मीर तक भी पहुंच चुकी है। और इन सब के कारण जब जमीन सूख रही है और हवा गर्मी से तप रही है तो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बढ़ना लाजमी है। Various forest areas that are on fire. Various reasons for that, which also includes the dry spell that Kashmir has been witnessing while the winters were cold, but there was not a lot of precipitation. The Kashmir Valley witnessed the driest winter during the peak time of January and February 2025 as well. Most of the water bodies had dried up. Kashmir Valley should also brace up for an extreme summer this year as the temperatures will soar and there will be some dearth of water. अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि ये सब पहाड़ों के हाल बता रहा हूं मैं आपको, तो हम में से अधिकतर लोग जो शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों की स्थिति तो बिगड़ना तय है। अगर एक डेटा पर नजर दौड़ाएं तो 2022 में 730 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी हीट स्ट्रोक्स के कारण, और ये सिर्फ वही डेथ्स हैं जो रिकॉर्ड हुई थी। असली नंबर तो शायद कई गुना ज्यादा होगा। और इन बढ़ते हीट वेव्स के इंसिडेंट्स के कारण सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करता है तो वो होते हैं मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स,
फार्मर्स, ट्रैफिक पुलिस जैसे लोग, जिन्हें पूरे समय इन हीट वेव्स का सामना करके अपना काम करना पड़ता है। लू और हीट स्ट्रोक से पिछले 3 दिनों में बिहार में अब तक 184 लोगों की मौत हो गई है। India has experienced a significant number of heat-related deaths, with 56 fatalities reported from 24,849 suspected cases. यहाँ पर अब कुछ सवाल उठते हैं। हर साल बढ़ते टेम्परेचर के पीछे आखिरकार क्या कारण है? आगे आने वाले सालों में ये स्थिति कितनी और बिगड़ने वाली है? क्या ये सिर्फ एक सीजनल पैटर्न है या फिर हम किसी और बड़ी मुसीबत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? With dry winds, rising humidity and a full-blown heat wave, the temperatures crossing the 40°C mark. The IMD predictions show that most of India will be facing above normal heat wave temperatures. India's peak summer months of May and June are still ahead, but many parts of the country, especially in the north, are already facing extreme temperatures. Experts believe that there would be a rise in temperatures this coming summer. सवाल, सवाल और सवाल, और इन सवालों के बीच आगे बढ़ते हम और हमारा भविष्य। अगर हम भविष्य की बात करें तो क्लाइमेट साइंटिस्ट क्लियर कट वार्निंग दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इंडियन समर्स और भी भयंकर होने वाले हैं। मिड 21st सेंचुरी तक ये हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से 7 गुना बढ़ सकती है और इस सेंचुरी के अंत होने तक ये हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो जो तपती गर्मी अभी 1 से 2 हफ्ते में चली जाती है, वो शायद भविष्य में 2 से 3 महीने तक वैसे ही आपको सहन करना पड़ेगी। फ्यूचर में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, टाइम पीरियड बढ़ना है, इंटेंसिटी बढ़ना है। अब यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस डेवलप होंगी और इन पूरी सिचुएशंस में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो है वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर तो हमें सिर्फ ये बताता है कि हवा कितनी गर्म है, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर हमें ये बताता है कि हवा कितनी गर्म है, साथ ही साथ कितनी नम है। यानी कि ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों एक साथ वेट बल्ब टेम्परेचर के थ्रू पता लगती है। वेट बल्ब टेम्परेचर को पता करने के लिए एक थर्मोमीटर के बल्ब को गीले कपड़े में लपेट दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उस गीले कपड़े में नमी होगी और उस नमी के कारण जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वो कम टेम्परेचर ये दर्शा रहा है कि ह्यूमिडिटी के बावजूद भी टेम्परेचर इतना है। अब इसका आप प्रैक्टिकल लाइफ पे अगर इंप्लीकेशन देखोगे तो हमारी बॉडी जब गर्मियों में स्वेट करती है तब भले ही टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन अगर लेस ह्यूमिड एयर होगी तो वो लेस ह्यूमिड एयर हमारी बॉडी के स्वेट से टकराकर हमारी बॉडी को कूल डाउन करेगी। यह आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चेन्नई की 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी बहुत भीषण होगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी टेम्परेचर है और एयर ह्यूमिड है, तो वो आपके बॉडी को कूल डाउन करने में मदद नहीं करेगी। यानी कि बॉडी की एक्सेस हीट जो है वो कहीं भी इवोपरेट नहीं होगी। और इस सिचुएशन में ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है ये और डरावना है। चाहे टेम्परेचर कम हो, लेकिन हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को सह नहीं पाएगी। फिर इससे हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एक्सेस हीट पास ऑन नहीं होगी, और जिसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि हमें शायद हीट स्ट्रोक्स का सामना करना पड़े और लीथल कंडीशन में मौत भी हो सकती है। नियर फ्यूचर में इंडिया के बहुत से पार्ट सिर्फ ट्रेडिशनली गर्म रीजन्स जैसे राजस्थान, दिल्ली या उत्तर प्रदेश ही नहीं, साउथ इंडियन स्टेट्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी हाई वेट बल्ब टेम्परेचर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। अब आप सोचोगे कि इस सब से बचने का बेस्ट प्लान ये है कि गर्मियों की छुट्टियां भी होती है, बाहर ही नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे और बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन ड्रीम सिटीज की तरफ लोग दौड़े जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सारे शहर जो आपको बहुत अच्छे जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे ही शहर अब धीरे धीरे हीट आइलैंड्स बन चुके हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल देखते हैं कि पिछले साल अगर मुंबई के टेम्परेचर की बात की जाए तो नियर बाई जो सैटेलाइट सिटीज हैं, उन एरियाज की अपेक्षा मुंबई का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ठीक ऐसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है। यहाँ हर साल टेम्परेचर अपने आप को आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े बड़े शहरों में आखिरकार ये प्रॉब्लम्स हो कैसे सकती, कभी सोचा है? देखो, विकास तो हुआ है, डेफिनेटली हमने बहुत अच्छे रोड्स बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन ये विकास कागजों पर अच्छा है। इस विकास को करते समय हमने अपने लिए विनाश खुद तैयार किया है। वो जो दूर से ही दिख जाए वैसे बड़े बड़े कंक्रीट मेगा स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ वो बड़ी बड़ी
ग्लास की बनी बिल्डिंग्स, ये देखने में सब कुछ कितना फैंसी लगता है, लेकिन गर्मियों में ये उतना ही भयानक हो सकता है और उतना ही विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि ये दिन भर हीट को सोख करते हैं और रात में सारी सोख की गई हीट को एमिट करते हैं, जिससे शहर का टेम्परेचर बढ़ता है। कुल मिलाके मतलब दिन हो या रात, टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है और यही है अर्बन हीट आइलैंड्स का असली गेम। अब हम शहर छोड़कर जा नहीं सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनना बंद होंगे नहीं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने क्या किया, उतनी ही बिल्डिंग्स में उतने ही एसीज और कूलर्स चलाना शुरू कर दिए, जिससे ऑब्वियसली एनर्जी डिमांड तो बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो बहुत बड़ा है और कार्बन एमिशंस वो हद पार कर चुके हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो एसी, कूलर, पंखा अफोर्ड कर सकते हैं, वो शायद इस प्रॉब्लम से 2 महीने 2.5 महीने के लिए ऐसे निपट लेते हैं, लेकिन वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम सिचुएशन और वर्स्ट बनाते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हम जिसे डेवलपमेंट बोल रहे हैं और सिटीज को डेवलप किए जा रहे हैं, वो हमारे इंडियन क्लाइमेट से मैच भी नहीं होता है। मॉडर्न अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हैं, लेकिन ये कंक्रीट जंगल्स और ग्लास बिल्डिंग्स डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं? हमने वेस्टर्न कंट्रीज के आर्किटेक्चर को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन हमने रुक कर ये नहीं पूछा कि वो बिल्डिंग्स वहां पर वैसी क्यों हैं। देखो, कोल्डर रीजन में जो बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स होती है, तो बाहर जब धूप निकलती है तो उस धूप को अंदर की तरफ ट्रैप कर लेती है और अंदर के एरिया को थोड़ा वार्म करती है। लेकिन इंडिया के केस में जहां ऑलरेडी टेम्परेचर आसमान छू रहा है, वहां पे आप और ग्लास बिल्डिंग्स बना के हीट को अंदर ट्रैप करोगे तो ऑब्वियसली सिचुएशन डेट्रीमेंटल ही होना है। लेकिन अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो भारत का हर रीजन और वहां का आर्किटेक्चर क्लाइमेट के हिसाब से इवॉल्व हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जयपुर का हवा महल, जहां 1000 से भी ज्यादा जालियां लगाकर एक स्ट्रक्चर बनाया, जिससे अंदर की तरफ हवा तो आएगी लेकिन सीधी धूप को रोक लिया जाएगा। इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया कि बिना बिजली, एसी, पंखों के महल के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी कम रहता था। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे गांव कस्बों में मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी, या तो वो मिट्टी की होती थी या पत्थरों की, जो बाहर की हीट को बाहर ही सोख कर लेते थे और अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते थे। इन नेचुरल मटेरियल से जब घर बनाया जाता था तो ये मटेरियल्स एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करते थे। साउथ इंडिया के घरों में ऊंची छतें होती थी और क्रॉस वेंटिलेशन होता था। वहीं ईस्ट इंडिया में आप देखोगे तो बांस और लकड़ियों से घर बनाया जाता था, जो किसी भी प्रकार से हीट एमिट नहीं करते थे। इनफैक्ट ये सभी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, जो पैसिव कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। पर अब ये सब कुछ हम भूल चुके हैं और इनफैक्ट इसे हम प्रिमिटिव मानने लगे हैं। हाल ही में हुए हैदराबाद के केस को ही देख लीजिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास के 400 एकड़ के घने जंगल को गवर्नमेंट ने ऑक्शन के लिए प्लान किया। इस एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऑक्शन किया जा रहा था। वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने जोरदार प्रोटेस्ट किया और उस जोरदार प्रोटेस्ट का परिणाम ये हुआ कि इस प्लान को कैंसिल किया गया। एक तरफ हम हैं जो अपने फॉरेस्ट से छेड़छाड़ कर रहे हैं और एक तरफ सिंगापुर जैसे देश हैं जो अपने मॉडर्न सिटीज को नेचुरल वंडर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कई सालों से। वहां पर बिल्डिंग्स के साथ पेड़ पौधे लगाना, छतों पर गार्डन्स बनाना और पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर्स मैंडेटरी है। ये सब कुछ मिलकर एक प्राकृतिक एसी का काम करता है। इनफैक्ट वहां पर बिल्डिंग पॉलिसीज ऐसी है कि अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर हरियाली घटती है तो बिल्डर को उतनी ही हरियाली बिल्डिंग के छत या दीवारों पर लगानी होती है। और सिंगापुर के इस मॉडल में भारत की इस गर्मी की समस्या का समाधान भी छुपा है। हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। पहला स्टेप जो हम सबको इमीडिएटली समझना होगा, हर एक पेड़ जरूरी है। पेड़, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, ये सब सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये लाइफ सेवर्स हैं। जहां जगह मिले पेड़ लगाओ। इस वीडियो को देखने के बाद में एक संकल्प लो कि आगे आने वाली बारिश में जितने बन सकते हैं उतने पेड़ लगाओ और इन पेड़ को पालो। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले कि हाईवे के किनारे शेड्स के लिए पेड़ लगाए जाए। सोसाइटीज में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए कि एक पार्क हो, लोग अपने घर के सामने पेड़ लगाएं, ये मैंडेटरी हो। और इसके अलावा लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सबको बचाने की जरूरत है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, इवन आम जनता को ये इनिशिएटिव लेना होगा और जिम्मेदारी लेना होगी कि ये बिल्डर्स इन लेक्स को, पॉन्ड्स को खत्म करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना करें। दूसरा सोल्यूशन, हमें वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल को कॉपी करना छोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि उनकी और हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है। वी नीड टू लुक फॉर ट्रॉपिकल सॉल्यूशंस। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल ने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में अडेप्ट किया। सिंगापुर जैसी कंट्रीज से सीखना होगा कैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर
और ग्रीनरी को साथ में बैलेंस किया जाए। केन्या की कैपिटल नायरोबी और ब्राजील के कई सिटीज इंस्पिरेशन है इस चीज में कि कैसे उन्होंने जंगलों को सिटीज के अंदर भी प्रोटेक्ट किया। बदलाव होगा, भले ही स्लो हो। जैसे बड़े स्केल पर अगर देखा जाए तो इंडिया का सस्टेनेबल कूलिंग एक्शन प्लान ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ गोल ये है कि 2037 तक कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक कम किया जाए, जिसमें कूलिंग के नए तरीके जैसे एनर्जी एफिशिएंट एसी, इवापोरेटिव कूलर्स और जियोथर्मल कूलिंग जैसे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स काम आ सकते हैं। तीसरी स्टेप है अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक हम इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, इन पर बात नहीं करेंगे, इन समस्याओं को नहीं समझेंगे और इनके समाधान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक शायद ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। यहाँ पर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद ये गर्मियां और बढ़ती ही चली जाएगी। हमें अपने स्तर पर छोटी छोटी चीजें करना होगी अगर हमें एक बड़ा बदलाव चाहिए तो। एज सिंपल एज दैट कि हम छतों की रूफ को व्हाइट पेंट कर सकते हैं, पेड़ लगाएं जितने हो सकते हैं, अननेसेसरी डिवाइसेस को ऑफ रखें। ये गर्मियां भीषण है, शायद हमारी जनरेशन तो इन्हें सह भी जाएगी, आगे आने वाली जनरेशन के लिए स्थिति और बदतर होते चले जाएगी। तो अगर हमें उनका फ्यूचर सिक्योर करना है तो उन्हें एजुकेट करना होगा। अपकमिंग जनरेशंस को क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये एक असल समस्या है जो तुम्हें फेस करना पड़ सकती है। हमारे एक्शंस और कल उनके लिए एजुकेशन कैन बी अ वे आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चीज पर एक डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा डिस्कशन जिसे चाहकर भी शायद लोग इग्नोर ना करें और शायद कल एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।